फोन पर शहजाद ने अहमद को कहा, जहां भी हो आधे घंटे में अस्पताल पहुंचो, बहुत अहम मामला है। अहमद तेजी से वहां पहुंचा तो देखा कि शहजाद और रिजवान सर्द खाने में है। एक दराज खोला गया। अंदर वो चेहरा था जिसे अहमद फौरन पहचान गया। ये तो हूर की यूनिवर्सिटी का चौकीदार देविंदर है। अहमद की आंखों में हैरत थी। कुछ दिन पहले मैं इसी से मिला था। इसने बताया था कि इस दिन हूर को लेने सिद्दीक नहीं आया था बल्कि कोई और था। फिर कहा कि गांव जा रहा है, लेकिन ये तो मर चुका है। शहजाद ने संजीदा लहजे में कहा, 3 दिन हो गए हैं। लाश गंदे नाले से मिली थी। किसी ने इत्तला दी, मेरे आदमी इसे यहाँ लाए। इत्तेफाक से रिजवान अंकल यहीं थे, उन्होंने पहचान लिया। अहमद के अंदर गुस्सा भड़क उठा। यानी पहला गवाह ही खत्म कर दिया गया। शहजाद ने गर्दन हिलाई। हाँ, जो भी खेल खेल रहा है वो बहुत चालाक है। पहले पैसे देकर खामोश करवाया, फिर हकीकत छुपाने के लिए कत्ल। यूनिवर्सिटी की दहलीज। तीनों सीधे यूनिवर्सिटी गए। वहां सुबह वाला चौकीदार खड़ा था। अहमद ने सीधे कहा, देविंदर मुर्दा हालत में मिला है, और तुम कल तक कह रहे थे कि वो गांव चला गया है। चौकीदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। कल उसका भाई आया था, कह रहा था कई दिनों से घर वापस नहीं आया। मैंने यही कहा कि शायद नौकरी छोड़ दी हो। मुझे क्या पता था वो मर चुका है। शहजाद ने सख्ती से कहा, इसके भाई को फोन करो, इसे यहां बुलाओ ताकि लाश वसूल कर सके। फिजा मजीद बोझल हो गई। एक और सरा हाथ लगते ही किट गया। जाल बिछ गया। इस शाम अहमद अपने दोस्त राफे के साथ कैफे में बैठा था। दोनों ने बैग्स मेज पर रखे और काफी का ऑर्डर दिया। अचानक शोर हुआ, पुलिस ने छापा मार दिया। हर तरफ तलाशी शुरू हो गई। अहमद और राफे हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हम तो सिर्फ पढ़ाई के बाद काफी पीने आए थे, अहमद ने कहा। मगर पुलिस वाले ना माने। दरवाजा बंद करके सबको रोक लिया गया। फिर बैग की तलाशी शुरू हुई। राफे के बैग में कुछ ना मिला। अहमद का बैग भी साफ था। फिर एक अफसर बोला, ये पानी की बोतल खोलो। अहमद ने झंझला कर कहा, इसमें पानी के अलावा कुछ नहीं। मगर बोतल से पानी के साथ 2 पैकेट निकल आए। ये देखो साहिब। ड्रग्स, हवालदार चलाया। अहमद का दिमाग घूम गया। ये नामुमकिन है। अभी तो मैंने इसी बोतल से पानी पिया था। राफे ने फौरन कहा, ये इसकी नहीं है सर। मगर पुलिस वालों ने हंस कर कहा, बहुत चालाक हो। ड्रग्स बैग और बोतल में छुपाते हो और कहते हो कुछ नहीं। अहमद का ज़ब्त टूट गया। जब एक पुलिस अफसर ने हूर की तस्वीर देखकर घटिया जुमला कहा तो इसने गुस्से में मक्का जल दिया। अब मामला मजीद बिगड़ गया। अहमद और राफे को गिरफ्तार कर लिया गया। घर की तलाशी। अहमद को हवालात में डाल दिया गया। इसी दौरान पुलिस वारंट लेकर रिजवान के घर पहुंची। पूरे घर की तलाशी हुई और अहमद के कमरे से कैबिनेट और बेड के नीचे से मजीद ड्रग्स बरामद हो गईं। सब पर सकते का आलम छा गया। रिजवान ने दहाई दी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये सब प्लान किया गया है। लेकिन पुलिस के सामने हर सबूत अहमद के खिलाफ था। अंधेरी राह। अहमद को कई हफ्ते जेल में गुजर गए। केस सख्त होता जा रहा था। शहजाद और रिजवान दिन रात भाग दौड़ कर रहे थे। शहजाद ने कहा, कोई अहमद को फंसा रहा है। पहले गवाह को मारा गया, अब ये इल्जाम। मुझे यकीन है कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने हूर पर जुल्म किया। रिजवान के चेहरे पर फिक्र थी। अगर यही रहा तो अहमद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शहजाद ने मशवरा दिया, चंद हफ्तों महीनों में जैसे ही मैं इसे निकाल लूं, आप इसे बाहर भेज दें। अमेरिका में मेरे कजिन के पास। वहां अपनी तालीम मुकम्मल करेगा। यहां रहा तो ये लोग बार बार फंसाएंगे। एक इल्तिजा। इसी दौरान हूर ने पहली बार शहजाद से मुलाकात की। इसकी आंखें रोई हुई थीं, चेहरा कमजोर। शहजाद, अहमद को बचा ले। मैं बर्दाश्त कर सकती हूं अपनी तकलीफ, लेकिन इसे नहीं देख सकती जेल में। शहजाद बस खामोशी से इसे देखता रहा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई।
मगर वो जानता था हूर सिर्फ और सिर्फ अहमद के लिए तड़प रही है। वदा जुदाई। महीनों बाद अहमद रिहाई पाकर वापस आया। एक शाम हूर ने इसे अपने कमरे में बुलाया। बैठो। हूर ने खुद बुलाया है, मगर हूर के अल्फाज ने इसे हिला दिया। बाबा ने सब बताया है। तुम मेरी खातिर खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े हो। ये सब छोड़ दो। मैं चाहती हूं तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अहमद ने चौंक कर कहा। और आपके मुजरिम? मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूं? हूर ने आंखें भरी आवाज में कहा। हाँ। अहमद का दिल दहल गया। मैं नहीं कर सकता, हूर ने सख्त लहजे में कहा। फिर सुन लो, अगर तुम बाज न आए तो मैं खुद यहां से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अहमद के अंदर भंचाल आ गया। ये ज्यादती है, हूर ने आंसू छुपाते हुए कहा। नहीं अहमद, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूं तुम कामयाब डॉक्टर बनो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अहमद बेबसी से इसे देखता रहा। फैसला अब उसके हाथ में नहीं रहा था। लालच और धोखा। देविंदर जब शहर जाने से पहले अपने छोटे भाई राजू को एक भारी बैग दे गया, तब ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। राजू ने सबको झूठ बोला कि इसकी आखिरी मुलाकात भाई से कभी नहीं हुई, मगर हकीकत ये थी कि देविंदर ने खुद इसे वो बैग दिया था और सख्ती से कहा था कि किसी को खबर ना लगे। इस बैग में क्या था, राजू को भी मालूम नहीं था, बस इतना जानता था कि ये इसकी किस्मत का तोहफा है। चंद दिनों में ही इसने उन पैसों से गांव में जमीन खरीदी, घर बनवाया और एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। मंसूबा। कुछ दूर शहर में 3 लोग खुफिया मुलाकात कर रहे थे। एक ने सिगरेट सिलगाते हुए कहा, देविंदर अब मजीद पैसे मांग रहा है। आज बुलाया है इसे, जैसे ही आएगा खत्म कर देना, लाश को पानी में फेंक देना। दूसरे ने पूछा, यूनिवर्सिटी वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग? पहला बोला, कॉपी बनाकर जला दी है, असल फाइल भी मिट गई, कोई सबूत बाकी नहीं। यानी सच्चाई के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जाल बिछाया गया। वो देखो सफेद गाड़ी, ये वही है जिसमें हूर रोज आती है। लंबे बालों वाला लड़का मुस्करा कर बोला। उसके साथ 2 और थे, एक लड़का और एक लड़की। गाड़ी को गेट नंबर 3 पर रोका गया। पहले ड्राइवर पर गिन रखी गई, फिर उसके सर पर कारी जर्ब मारी गई। खून में लथपथ वो जमीन पर गिर गया। इसके कपड़े मुझे दो, लंबे बालों वाले ने कहा और चंद लम्हों बाद खुद ड्राइवर का भेस बनाकर गाड़ी में बैठ गया। हूर कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी से निकली और बना देखे गाड़ी में बैठ गई। इसे क्या मालूम कि सिद्दीक नहीं बल्कि कोई और स्टीयरिंग पर है। गाड़ी गलत रास्ते पर मुड़ गई। हूर चौंकी, ये रूट ठीक नहीं है। अचानक 2 निकाब पोश लड़के पीछे से दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर घसीटने लगे। हूर ने चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे। सिद्दीक कहाँ है? मगर उसके मुंह पर बेहोशी वाला कपड़ा रख दिया गया। कुछ ही लम्हों में वो बेहोश हो गई। सानिहा। रात के 11 बज चुके थे। हूर बेहोश थी और 2 दरिंदे इस पर जुल्म कर चुके थे। इसका ड्राइवर मर गया था। लंबे बालों वाले ने किसी को फोन किया, वो हमारे पास है। और ड्राइवर मर गया। दूसरी तरफ से धाड़ती हुई आवाज आई, लानत है तुम पर, इसे फौरन छोड़ दो। मगर इसने इनकार किया। अब छोड़ नहीं सकता, पहचान लेगी हमें। इसे फार्म हाउस ले जा रहा हूं। फोन पर सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा जुर्म था जिसकी तलाफी मुमकिन न थी। मिटी हुई हकीकत। अगली सुबह अंदरूनी हाथों के जरिए यूनिवर्सिटी गेट नंबर 3 का कैमरा बंद करवा दिया गया। रिकॉर्डिंग मिट गई। पुलिस को कोई सबूत ना मिला। मगर देविंदर ने पहले ही चालाकी दिखा दी थी। इसने मोबाइल से वो फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी। ये राज इसके भाई के पास बैग में छपी सीडी की सूरत में पहुंच गया था। राज खिल गया। माहिरों की टीम ने जब राजू के घर पर छापा मारा तो एक लकड़ी के संदूक में छुपा ब्रांडेड बैग मिला। बैग खाली लगा, मगर नीचे एक खुफिया खाना था। इसमें सीडी मौजूद थी। शामिर ने वो वीडियो चलाई। स्क्रीन पर सब साफ नजर आ रहा था। ड्राइवर पर हमला, इसका भेस बदलना और हूर को जबरदस्ती ले जाना। शामिर के दांत बेनिच गए। मैं उन सबको खून के आंसू लाहेगा।
एक एक को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बारिश की रात। अलिफादेर। हूर के लिए वक्त थम सा गया था। वो जो बारिश की दीवानी थी आज सिर्फ खिड़की से भीगती जमीन देख रही थी। पुरानी यादें ज़हन में आईं जब वो अहमद को खींच कर बारिश में ले जाती थी, जिद करके पकौड़े बनवाती थी, कह लगाती थी। अब वही हूर खामोश थी। आंखों में बारिश के साथ आंसू भी बह रहे थे। इसी लम्हे अहमद घर लूटा, थकन से चूर, मगर हूर को देखकर उसकी सारी थकन गायब हो गई। कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगे, हूर ने कहा। अहमद मुस्करा कर बोला, मैं चाहता हूं बीमार हो जाऊं ताकि तुम और ज्यादा ख्याल रखो। हूर ने इसे घूरा। फिर दोनों ने खाना खाया, काफी पी और अहमद ने इसे गार्डन की सीढ़ियों पर ले जाकर कहा, चुल्लू बारिश में चलते हैं। हूर ने इनकार किया मगर अहमद ने इसका हाथ पकड़ लिया। कुछ ही लम्हों में वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। हूर के चेहरे पर लटकते भीगे बाल अहमद की आंखों के लिए सबसे हुसैन मंजर थे, मगर इसी बारिश के साथ हूर की आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। अहमद ने आहिस्तगी से उनके कतरे साफ किए और बोला, मैं वादा करता हूं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हूर ने मुस्करा कर शुक्रिया कहा और फिर हस्न आदत एक जोरदार थप्पड़ उसके कंधे पर जड़ दिया। दोनों एक साथ मुस्करा उठे। फार्म हाउस का अंधेरा। फार्म हाउस पर इस रात गहरा सन्नाटा था। सिर्फ वो 3 लोग मौजूद थे, बाकी सब मुलाजिम दौर भेज दिए गए थे। हूर कहाँ है? सामने खड़े शख्स ने सर्द लहजे में पूछा। लंबे बालों वाले लड़के ने जवाब दिया, जैसा आपने कहा था ऊपर वाले कमरे में है। होश नहीं आया, मुसलसल इंजेक्शन दे रहे हैं। ना इसने हमारा चेहरा देखा है ना जगह पहचानी है। अब आप बताएं आगे क्या करना है? चाही तो मैं कल ही कहीं दूर फेंक आता हूं। ये सुनकर इस शख्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने तलाक से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? फेंक दूंगा कह रहा है। तुम्हारी हमाकतों को छुपाते छुपाते तंग आ गया हूं। अगर अगली बार ऐसी गलती की मैं खुद तुम्हारा गला दबा दूंगा। कमरे में खौफ की फिजा छा गई। जहर का खेल। रात गए लंबे बालों वाला अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था। चुपके से इसने एक गिलास में गोली डाली और इस शख्स को बढ़ाया जो सोफे पर बैठा था। ये लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। इसने गुस्से से घूरा। मैं ये सब नहीं पीता, ले जाओ ये गिलास। मक्कार मुस्कुराहट के साथ वो दोबारा कोल्ड ड्रिंक ले आया। इसमें भी दवा मलाई गई थी। बेखबरी में वो शख्स पूरा गिलास पी गया। कुछ ही देर में इसका सर झूमने लगा, आंखें बोझल हो गईं। चली, सर ऊपर चल कर आराम कर ले, कहकर इसे घसीटकर वो इसी कमरे में ले गया जहां हूर बेहोश पड़ी थी। हूर का दोपट्टा गायब था, लिबास उधड़ा हुआ। लंबे बालों वाला इस शख्स के कान में झक कर बोला, ये देखें आपके पास कैसी हुसैन लड़की सो रही है, मजे कीजिए। और फिर दरवाज़ा बंद करके निकल गया। नीचे जाकर अपने दोस्त को कहा, अब ये भी फंस चुके हैं, अगर कभी जुबान खोली तो खुद भी तबाह होंगे। दोनों शैतानी कह लगाने लगे। हया का फैसला। दूसरी तरफ अहमद और हया लंच ब्रेक में एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। अहमद ने पूछा, तुम अमेरिका कब जा रही हो? पिछली बार कहा था अगले महीने। हया ने खामोशी से जवाब दिया, मैंने इरादा बदल लिया है। क्यों? बस दिल नहीं चाहा। बात बदलते हुए अहमद ने कहा, वैसे अंकल शौकत बाबा को बता रहे थे कि वो तुम्हारी शादी अपने बेटे से कराना चाहते हैं। हया लम्हे भर को रुक गई, फिर धीरे से बोली, जी वो चाहते हैं कि मैं शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं। अहमद ने सर हिलाया। फीचर के हिसाब से तो बेहतरीन है। हया ने नजरें झुका ले, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। अहमद ने मुस्करा कर पूछा, क्यों? तुम दोनों बचपन से दोस्त हो। हया का दिल चाहा वो कह दे कि जिसे चाहती है वो सामने बैठा है, मगर इसने लब सी लिए। एक नया तूफान। यूनिवर्सिटी की फिजा भी सुकून में न थी। आतिफ वही आवारा और बिगड़ा हुआ लड़का क्लास में सबको तंग करता। हूर हमेशा इससे दूर रहती थी। एक दिन इसने अपनी हद पार कर दी। दोस्तों के साथ बैठकर ऊंची आवाज में कहा,
अब दिल चाहता है हरी आंखों वाली लड़की को अपनी गर्ल फ्रेंड बनाऊं, जिसका जिस्म देखकर बंदा पागल हो जाए। हाँ, हूर बिल्कुल ठीक रहेगी। हूर का खून खौल उठा। वो सीधी खड़ी हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। क्लास में खामोशी छा गई। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश भी की जुबान खींच लूंगी, हूर ने सबके सामने ऐलान किया और बाहर निकल गई। पूरे हाल में हंसी गूंज उठी। आतिफ का गुरूर रेजा रेजा हो गया। इसी लम्हे वीशा का आतिफ के करीब आई और जहर घोलते हुए कहा, इतनी बड़ी बेइज्जती हज़म कर लोगे? अगर बदला ना लिया तो लोग सारी जिंदगी याद रखेंगे कि एक लड़की ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। आतिफ ने दांत पेश कर जवाब दिया, मेरा वक्त आएगा, फिर पूरी यूनिवर्सिटी के सामने इसकी ऐसी जिल्लत करूंगा कि वो आईने में अपनी शक्ल देखने से डरेगी। वीशा ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत अच्छा, बस याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। रिश्ते की बात। रात को लाम में अहमद और रिजवान बैठे चाय पी रहे थे। रिजवान ने आहिस्ता से कहा, शौकत आज मेरे पास आया था। वो चाहता है कि तुम्हारी और हया की शादी हो। अहमद चौंका। बाबा, हया मेरी दोस्त है, बीवी नहीं बन सकती। क्यों? कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? अहमद ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी है, और मैं इसी से शादी करूंगा। रिजवान ने गहरी सांस ली। मैं और शौकत तो चाहते थे कि शहजाद और हूर की शादी हो, मगर अहमद की आंखों में खून उतर आया। बाबा, ये कभी नहीं होगा। हूर मेरी है, किसी और को इसके करीब आने भी नहीं दूंगा। रिजवान ने हैरत से पूछा, तुम इतनी मोहब्बत करते हो इससे? अहमद के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। ये मोहब्बत आज की नहीं, बचपन से है, और ये बढ़ती ही जा रही है। ख्वाबों का घर। सर्द रात थी। हूर और अहमद लाम में बैठे काफी पी रहे थे। हूर ने कहा, मैं एक ख्वाबों का घर चाहती हूँ, बर्फपोश पहाड़ों के सामने जहां हर मौसम अपनी खूबसूरती दिखाए। बिहार में फूल खिजा में गिरते पत्ते, गर्मियों में नदी और सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर। अहमद ने मुस्करा कर कहा, आप जैसा चाहेंगी मैं वही घर बनाऊंगा। हूर ने हंसते हुए कहा, वाकई? जी, वदा रहा। हूर ने हाथ बढ़ाकर कहा, वदा करो। अहमद ने इसका हाथ थाम लिया। वदा। फार्म हाउस रात भर अंधेरों में डूबा रहा। सुबह जब इस शख्स ने आंख खोली तो सर में शदीद दर्द और धुंधलाहट थी। जैसे ही होश आया, बराबर में लेटी हूर को देखकर उसकी रूह कांप गई। वो हड़बड़ाकर उठा, अपनी कमीज तलाश की और कपकपाते हाथों से पहनने लगा। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? इसका दिल धड़क रहा था और पसीना माथे से बह रहा था। हूर बेहोश थी, इसे कुछ खबर न थी कि एक और रात इस पर जुल्म गुजर चुकी है। वो शख्स जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सर पकड़कर खुद को कोसने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। इसी लम्हे दरवाजा खुला। लंबे बालों वाला लड़का नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। इसकी मुस्कुराहट जहर आलूद थी। तो फिर आपने भी मजा लूट लिया। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से इस पर झपटा और इसे मुक्के मारने लगा। मक्कार लड़के ने सफाई पेश की, भाई मैंने कुछ नहीं किया, आप खुद जिद करके ऊपर आए थे, अपनी मर्जी से। मैंने तो सिर्फ आपकी बात मानी थी। इस शख्स के कानों में गूंज रहा था, अब आप भी इस जुर्म का हिस्सा है। अगर पकड़े गए तो तीनों फंसेंगे। वो खामोश हो गया, मगर अंदर से टूट चुका था। कमरे में वापस जाकर हूर के करीब बैठ गया। उसके चेहरे पर हाथ रखकर बस इतना कहा, मुझे माफ कर देना हूर, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। हॉस्पिटल की कैंटीन में हया और अहमद साथ बैठे काफी पी रहे थे। अहमद की 2 सर्जरीज मुकम्मल हो चुकी थीं, वो थकन से चूर था। हया ने हिम्मत करके कहा, अंकल ने तुमसे हमारी शादी के बारे में बात की? अहमद खामोश रहा। हया ने फिर पूछा, कुछ तो कहो, क्या सोचा है तुमने? अहमद ने आहिस्ता कहा, हया, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हया की आंखें नम हो गईं। क्यों? मैं तुम्हें खुश रखूंगी।
तुम सिर्फ एक बार सोच लो। अहमद ने नजरें झुकाईं। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करूंगा। हया लम्हों के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं दूसरी बीवी भी बनने को तैयार हूं। अहमद ने इसकी तरफ देखा, दिल भर आया। ये ज्यादती होगी तुम्हारे साथ। तुम एक बेहतरीन इंसान डिजर्व करती हो, मगर वो मैं नहीं। हया की आंखों से आंसू बह निकले, फिर वो उदासी से मुस्करा दी। ठीक है, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, अहमद ने नरमी से कहा। हमेशा? इंतकाम की तैयारी। इसी वक्त दूसरी जगह मुनव्वर ने एक फाइल शामीर शिराज के सामने रखी। ये लड़की विशाखा इस्लामाबाद में क्लिनिक चलाती है, 2 साल से वहीं मुकीम है। फैमिली श्रीलंका में है। शामीर ने गहरी नज़र से फाइल देखी। ये भी बराबर की शरीक है। हूर की जिंदगी तबाह करने में इसका हाथ था। वक्त आ गया है कि हर एक को हिसाब देना होगा। मुनव्वर ने पूछा, क्या हम अदालत जाएंगे सबूतों के साथ? शामीर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अभी नहीं। पहले वही खेल खेलेंगे जो उन्होंने खेला। एक एक को बेखबर मारेंगे। जब सब फंस जाएंगे तब कानून भी उन्हें बख्शेगा नहीं। जाल। रात का वक्त था। विशाखा अपने क्लिनिक में आखिरी मरीज देखकर सामान समेट रही थी। इसी वक्त एक औरत बड़ी चादर ओढ़े अंदर आई। डॉक्टर, मेरा 9वां महीना है, पेट में दर्द है, प्लीज मुझे चेक कर लें, डबल फीस दे दूंगी। विशाखा ने झुंझला कर कहा, क्लिनिक बंद हो चुका है, कल आना। औरत ने इल्तिजा की, मेहरबानी करे, मेरे बच्चे की जान का सवाल है। विशाखा मजबूर होकर बोली, ठीक है, अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद अचानक औरत ने हूर फैजान का नाम लिया। विशाखा का रंग उड़ गया। तुम कौन हो? औरत ने चादर हटाई। वो हमला नहीं थी, पेट पर नकली सामान बांधा हुआ था। अचानक इसके हाथ में बंदूक आ गई। अब झूठ मत बोलना, सब नाम बताओ। हूर की जिंदगी बर्बाद करने वालों का हिसाब देना होगा, और तीसरे शख्स का भी जिसने सब कुछ छुपाया। विशाखा कांपने लगी। मैं किसी तीसरे शख्स को नहीं जानती। औरत ने इसका गला दबोच लिया। अचानक दरवाज़ा खुला और मुनव्वर अंदर आ गया। 95,363। पुलिस कहकर इसने विशाखा के सर पर पिस्तौल का वार किया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। औरत ने अपनी चादर इस पर डाल दी। वो लोग विशाखा को अपने साथ बाहर ले जा रहे थे।